नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सी, आप लोग एक बात समझ लीजिए अच्छे तरीके से कि आप लोगों को अपने सिलेबस को डिवाइड करना चाहिए। यू शुड डिवाइड योर सिलेबस इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज इजीएस्ट पार्ट, इजी पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट इज डिफिकल्ट पार्ट। In case of easy part, you always try to take it granted कि we will do it, but it is the only easy part which will ditch you, है ना, which will bring your merits very lower to lowest level। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ते हैं जिसको हम लोग कह रहे हैं इजी क्वेश्चंस हैं, उसको आप लोगों ने प्रैक्टिस इसलिए नहीं की कि हम लोग बाद में कर लेंगे, तो ये वो क्वेश्चन छोड़कर आएंगे, आप ये क्वेश्चन गलत करके आएंगे जो लगभग सभी लोग करके आएंगे। उन क्वेश्चन से आपकी मेरिट बहुत डाउन आएगी। डिफिकल्ट क्वेश्चंस अगर आपके छूटते भी हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कंपटीशन में जो उन क्वेश्चन को हो सकता है वो भी सॉल्व नहीं कर पाए हों, तो मेरिट तो थोड़े कम होगी, लेकिन कंपैरेटिवली फिर भी इतनी कम नहीं होगी जितना कि इजी क्वेश्चंस पर होगी। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से यह है कि हर बुक में जो मार्जिनल नोट्स हो गए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपको लगता है ये तो आना ही चाहिए, वो आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए पूरी तरीके से। डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने और सॉल्व भी करने हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि बहुत कुछ करने के बावजूद भी हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिले जो आपको लगता हो कि आपको आपके डिफिकल्टी पोज कर रहे हैं। अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स उनके पीछे लग जाएंगे, बस वो ये भूल जाएंगे कि और प्रीलिम्स के एग्जाम में चाहे सिंपल क्वेश्चन हो चाहे डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, उसके मार्क्स सेम होंगे। अगर सीपीसी में ये पूछा जाता है आपसे कि रेस जुडिकेटा इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, है ना, सेक्शन 11, इट इज इजीएस्ट क्वेश्चन। अगर आप ये क्वेश्चन छोड़ते हो आप, तो आपसे बड़ा ब्लंडर कोई नहीं कर रहा। अगर आपसे कोई केस लॉ पे पूछता है ना, और आप नहीं बता पा रहे हैं, लीडिंग क्वेश्चन भी नहीं, लेटेस्ट केस लॉ क्वेश्चन पूछ लिया, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि हो सकता है केवल 10 या 20% लोग ही उस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो, मोस्टली आपके जैसे हों। तो वो मेरिट में क्या होगा, टॉपर में चला जाएगा, हाई रैंकिंग में चला जाएगा जिसने सॉल्व कर दिया। उसकी वजह से फेल नहीं होंगे आप कंपटीशन से बाहर तभी आएंगे जब आपने इजी क्वेश्चंस को भी छोड़ दिया। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं केवल इजी क्वेश्चंस करने हैं आपने, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इजी क्वेश्चंस इतने अच्छे करने हैं, इजी पोर्शन इतना अच्छा करना है कि उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो वो कैसे करेंगे आप लोग? इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, आप अपना जो व्हाट्सएप वाला टाइम है उसे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, टिकटॉक वाले टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ करके 2 घंटे निकालिए उसमें से, है ना। 2 घंटे सीपीसी के पार्ट को आपको खुद पता चल जाएगा आपको कि कौन सा पोर्शन आपका ऐसा है जो आपके लिए इजी पोर्शन है।
और कौन सा पोर्शन ऐसा है जहां पर आपको डिफिकल्टीज लगती है कि हाँ यहाँ पर हमें इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। तो सेग्रीगेट हो गया। तो इजी पोर्शंस के लिए आप लोग रिवीजन का टाइम अलग बनाइए। कई बार चीजें मिक्स हो जाने के चक्कर में वो चीजें पता ही नहीं चल पाता, आपके एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ हो ही नहीं पाते, चल नहीं पाते, आपके एरियाज ऑफ वीकनेसेस को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, और वहीं पर हम लोग एग्जाम में दिक्कत होती है हम लोगों को। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मेरे अपने का मतलब है ऑल अराउंड मी, यानी कि आई एम कैरिंग एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 100 जजेस, एटलीस्ट 100 जजेस एंड 4 to 5 फैमिली मेंबर जजेस। इसका मतलब ये है एटलीस्ट इतना, है ना, इन अराउंड दोस्तों में, स्टूडेंट्स को अलग काउंट नहीं कर रहा हूं मैं, तो उनके एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं कि आपको अपने एरियाज का पता होना चाहिए। एक बात तो सेग्रीगेट कैसे करेंगे आप लोग, इजी पोर्शंस एंड डिफिकल्ट पोर्शंस। एक सेग्रीगेशन आपका इस तरीके से हो गया। सेकंड जो होगा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन योर सिलेबस, ये आप अलग करेंगे। व्हाई इट इज सो, बिकॉज इफ यू डू दैट तो यू कैन फोकस ओनली ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस, मार्जिनल नोट्स, नेम ऑफ केस लॉज, इन दैट ड्यूरेशन 90 days, 60 days, पेनल्टी, कंपनसेशन अमाउंट, व्हाटएवर, ये सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गई। इसमें क्या है कि जहां पर आप सब जरा से सभी आप लॉजिक नहीं लगा पाएंगे उसमें। अगर वो 2 months है तो वो 2 months ही होगा आंसर, आप ये नहीं कर सकते 2 months होगा या 3 months होगा, आपको एग्जैक्टली याद रखना पड़ेगा। आप मेरी बात करें, आप ये जो रूल्स हो गए, ऑर्डर्स हो गए सीपीसी में, और ये अदर एक्ट्स में सेक्शंस हो गए, तो वो आपको टिप्स पे याद करने हैं। यानी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम लोगों ने अलग कर ली, और ये पॉसिबल है, आपका टाइम बहुत है, थोड़ा सा टिकटॉक से बाहर आइए, आप कर लेंगे। अब होगा क्या, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई यहाँ पर, तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि मुझे फैक्चुअल पोर्शन पर रिवीजन का जो परसेंटेज है अपने टाइम का वो बढ़ाना होगा। कॉन्सेप्ट का रिवीजन 10% या 20% तो चल जाएगा, बट इन केस ऑफ factual information you will have to give 10 times more time than to the concepts. Why? आप ये भूल जाएंगे कि रेस जुडिकेटा सेक्शन 10 में था, 11 में था, अगर भूल गए तो भूल गए, लेकिन रेस जुडिकेटा का जो कॉन्सेप्ट है अगर आप लोगों ने यहाँ नहीं पढ़ा तो जो LLB में पढ़ा था आपको, तब भी वो आपको याद होगा कि मोटा मोटा रेस जुडिकेटा है क्या, है कि नहीं है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है। आप सेक्शन नंबर भूल सकते हैं, आप एक्सप्लेनेशन नंबर भूल सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का जो कॉन्सेप्ट एक बार आपने समझ लिया तो आपको पता है कि एग्जैक्टली क्या है ये। आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे पढ़ करके भी, ऑप्शंस होंगे ABCD में, पढ़ करके आप लोग एक अपना दिमाग लगा पाएंगे, आपने रीजनिंग अप्लाई कर पाएंगे, एनालिसिस करके कर देंगे उसको। लेकिन अगर ये पूछने रेस जुडिकेटा इज प्रोवाइडेड अंडर एक्सप्लेनेशन 2nd, 3rd, 4th, 5th ऑफ सेक्शन 11, अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आपको आता है एक्सप्रेशन 4 या आपको नहीं आता। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा की बात कर रहा था। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का मीनिंग क्या है वो आप ABCD पढ़ करके समझ जाएंगे आप, इसमें उसमें कोई एक्सप्लेनेशन रटा हुआ नहीं है, तब भी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको? तो 2 पार्ट हो गए हमारे। इजी पार्ट को हम लोगों ने बहुत अच्छा करना है बार बार, और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमारी अलग हो गई, तो हम लोग उनको टिप्स पे होना चाहिए। तो आप देखना, अगर 2 पार्ट भी अच्छे कर लिया आपने, कौन सा, नंबर 1 इजी पोर्शन बहुत अच्छा कर लिया आप लोगों ने। सेकंड पार्ट आपने अच्छा कर लिया, जो फैक्चुअल पार्ट है, आपका प्रीलिम्स वैसे ही क्वालिफाई हो जाएगा। भले ही आप थोड़ा कट ऑफ के आसपास में अटक जाएं, लेकिन आप बढ़ जाएंगे अगले कदम के लिए। इससे और अच्छा करेंगे, देन यू विल प्रोसीड टुवर्ड्स टॉपर्स, कि आप जो है कट ऑफ में नहीं, फिर आप हायर रैंक्स पे कैसे पहुंचते हैं प्रीलिम्स में भी, कि भाई आप मैक्सिमम नंबर्स आपने सॉल्व किया, उस मार्क्स सॉल्व किए। लेकिन रहेंगे तभी जब आपने इन टेक्निक्स को फॉलो नहीं किया। इन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं आप, तो जो मिनिमम टाइम है, जेस्टेशन पीरियड इसको बोलता हूँ मैं, कि किसी को 2 साल लग रहे हैं, किसी को 3 साल लग रहे हैं, आपको 1 साल लगेगा बस। तो आई होप ये नोट डाउन कर लिया हुआ आप लोगों ने। इन ट्रिक को फॉलो कीजिए एंड यू विल सक्सीड इन मिनिमम टाइम। कर लेंगे आप लोग, ठीक है? चलिए फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग विद दीज वर्ड्स प्लीज। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन 96 टू 112 112 तक। सेक्शन 96 से लेकर के 112 तक का जो पूरा ये पूरा ग्रुप है,
These sections are very important for your prelims and also very important for your mains. So I will be dealing with the mains questions separately, but right now we will focus it from the point of view of prelims exams. And please keep highlighting your bare act and also note down few lines regarding this. So please go to section 96 and see the heading. This 96 is what? Appeal from original decree, and this is the question, your first question for prelims. Which provision of CPC deals with the appeal from original decree? And while dealing with such questions, don't concentrate only on the portion appeal. Please see, this is what? This is appeal from original decree, or this is the question relating to appeal from order, or it is the appeal from appellate decree, means second appeal. So please mention it. This is appeal from original decree. तो while reading in exam जरा ध्यान रखना, पूरी लाइन पढ़ना, ऐसे मत करना कि बस अपील 96, नो, अपील 96 में भी है, अपील 100 में भी है, अपील 104 में भी है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग. तो पूरी कंप्लीट लाइन, प्लीज रीड कंप्लीट लाइन देन सॉल्व इट. दिस इज व्हाट अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री प्रोविजन, सेक्शन 96. रिवर्स काइंड इज here, section is given, section 96. Under section 96 an appeal can lie against the original decree. Got it or not? Now come to this. This is what section 96, and every word, every single word here is very important. See this 96(1), appeal from original decree. This is what? Save where otherwise expressly provided in the body of this code. This line, इसको देखिए पहले क्या है. Save where expressly otherwise provided in the body of this code. Body का मतलब क्या? शरीर. हम लोग पहले पढ़ चुके फर्स्ट क्लास में. Body means section 158 sections. CPC can be divided into two parts. First is what? Body, that is 158 sections, and that is what? Second part is what? First schedule, जिसमें सारे orders हैं and then rules हैं. तो this, if they are saying in the body of this code means section 158 की बात कर रहे हैं ये. Or by any other law for the time being in force. It means what? If otherwise is not provided, if expressly otherwise is not provided, following rules will follow. And what are those? An appeal shall lie from every decree passed by any court exercising original jurisdiction. This line is very important. An appeal shall lie from every decree. और यहीं से बात चलती है, पता आगे ही पढ़ेंगे हम लोग कि this is regarding what? Appeal from decree, not from. This rule is not in case of appeal from orders. Please go to section 105 and also to 104. 104 says what? An appeal shall lie from the following orders and from no other orders. देख पा रहे हैं यहाँ पे? 104 में देखते हैं पहले. An appeal shall lie from the following orders and from no other orders. इन लाइन को कंपेरिजन कीजिए. 96 की लाइन हुआ और 104 की लाइन हुआ. 105 पे भी आएंगे. See, 96 says what? An appeal shall lie from every decree. There is no such specific decrees given in the section itself. है ना? किसी भी डिक्री की लिस्ट नहीं दे रखी है कि कौन कौन से डिक्री से अपील होगी. दिस इज द जनरल रूल. व्हाट? कि इफ द एडजुडिकेशन कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ डिक्री, देयर शैल लाई एन अपील. समझ में आती है यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, यू हैव रेड दिस सेक्शन 2 clause 2 definition of decree. When an education is covered under section 2 clause 2, it means it is a decree. If it is under the if it comes into the definition of decree, section 96 will apply. An appeal shall lie from every decree. Every decree means हर डिक्री से अपील हो सकती है, लेकिन ऐसा 104 में नहीं है. अब ऑर्डर्स में नहीं है. ऑर्डर भी कौन कर रहा है? कोर्ट कर रही है. डिक्री भी कौन पास कर रही है? कोर्ट ही पास कर रही है. यानी कि दोनों जो निर्णय हैं, जिनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एडजुडिकेशंस, बोथ एडजुडिकेशंस आर पास बाय सेम कोर्ट. सेम कोर्ट इज पासिंग ए डिक्री, सेम कोर्ट पासिंग इज एन ऑर्डर.
but because of section 104 an appeal shall lie from the following orders and from no other orders means there is a specific list of the orders against which an appeal can lie, and this is the question for your prelims also and this is the question of your mains as well. What is the difference between decree and order? समझ रहे, हम कर लेंगे आप इस बात को नहीं. एंड सी सेम थिंग, लगभग सेम थिंग. Save as otherwise expressly provided, no appeal shall lie from any order made by a court in the exercise of original or appellate jurisdiction. Meaning thereby right now because we are discussing only decree, सिर्फ इतना ध्यान रखना, in case of orders there are specific orders, there are specific rules against which appeal can lie, but in case of this decree the general rule is this, and this is a very famous line for your prelims: an appeal shall lie from every decree पास in what? In the original jurisdiction. कर लेंगे. नाउ अब देखिए अगला है क्या, जो नेक्स्ट लाइन है, द कोर्ट ऑथोराइज टू हियर अपील्स फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ सच कोर्ट. जो नेक्स्ट फ्रेज है सेक्शन 96 क्लॉज 1 का ही, दैट डिफाइंस व्हाट, कि टू विच कोर्ट यू विल फाइल द अपील. किस कोर्ट पे आप अपील लेके जाएंगे. इफ योर एडजुडिकेशन कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ डिक्री, डिक्री की डेफिनेशन में आ गया वो. 96 गिव्स यू पावर व्हाट, यू कैन फाइल अपील, है कि नहीं. नाउ किस कोर्ट में लेके जाएंगे, द कोर्ट ऑथोराइज टू हियर अपील्स, जिस कोर्ट को उस बारे में ऑथोराइज किया गया होगा. गॉट इट और नॉट, प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई है तो. दिस इज द क्लॉज 1. नाउ कम टू दी an appeal may lie from an original decree passed ex parte. This is again question for your prelims, whether a decree can this is a question again, whether an appeal can be filed from the decree passed ex parte. अब यहां पे एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग, देखिए ex parte decree is passed when the defendant is not present in the court. Got it? It is the decree passed in the absence of defendant. But generally students क्या समझते हैं, this is not a decree on merits. This is not कि this doesn't come into the category of section 11 का जो section 11 की जो clause 5 है, क्या है, finally heard and decided, है ना. The case must be, matter must be finally heard and decided in the previous suit, है कि नहीं है. तो क्या ex parte डिग्री में res judicata अप्लाई हो चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं. res judicata अप्लाइज इन केस ऑफ ex parte डिग्री एज वेल. तो यहां पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ex parte डिग्री का अपने आप में ऑर्डर 9 में एक मेंस का टॉपिक है, करेंगे हम लोग. इसमें क्या समझिए, ex parte डिग्री का मतलब क्या है, इतना समझना यहां जरूरी है. यहां भले ही डिफेंडेंट नहीं है, although defendant is not there, but it does not mean that in all conditions, in all probabilities, civil court will pass judgment against the defendant. ये जरूरी नहीं है कि डिफेंडेंट नहीं है तब हर हालत में कोर्ट डिफेंडेंट के अगेंस्ट ही पास करेगी. हो सकता है, ये भी हो सकता है कि दिस प्लेंट जब सामने आई, ओके डिफेंडेंट इज नॉट देयर, ओके वी प्रोसीड अगेंस्ट द डिफेंडेंट, बट व्हेन आई सी द अपील, व्हेन आई सी द प्लेंट एज ए कोर्ट, व्हेन आई सी द प्लेंट, आई फाइंड दैट इट शुड बी रिजेक्टेड और आई हैव नो जुरिडिक्शन, इट शुड बी रिटर्न्ड. यह भी हो सकता है कि मैं ये नहीं देखूं, मैं भी देखूंगा वेदर दिस कोर्ट हैज जुरिडिक्शन टू डिसाइड और नॉट, वेदर इट कम्स इनटू माय पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन और नॉट, whether it is time barred or not. There are so many formalities I will have to see. Secondly, I will see whether there is a merit or not. ये भी हो सकता है कि this plaint is brought before the court for a claim, for a relief based on a document, but that document is not here. Only photocopies are there, and plaintiff is not bringing those documents as well. So I will see whether there is a merit in the case of plaintiff or not. If the case of plaintiff is devoid of any merit, then even in the absence of defendant,
दैट सूट कैन बी डिसमिस्ड। आप बात समझ रहे हो इस बात को? एक्स पार्टी डिग्री होने का यह मतलब नहीं है कि उस पे कोर्ट डिड नॉट अप्लाई इट्स माइंड। कोर्ट हैज अप्लाइड इट्स माइंड एट लीस्ट टू द पॉइंट दैट वेदर द केस ऑफ प्लेंटिफ हैज ए मेरिट और नॉट। अगर प्लेंटिफ ने अपना केस प्रूव कर दिया तो उसके केस में उसके फेवर में डिसीजन हो सकता है, एटलीस्ट इतना मैटर उसमें होना चाहिए। अगर कोर्ट कम्स टू डिसीजन कि भले डिफेंडेंट नहीं हो लेकिन प्लेंटिफ ने जो जो कहा है उसको हम सच मान भी लेते हैं, वही सच है, वही अंतिम सत्य है, उसके बावजूद भी कोर्ट प्लेंटिफ को रिलीफ नहीं दे पाएगी, ऐसे केस में कोर्ट विल नॉट प्रोसीड अगेंस्ट द डिफेंडेंट इवन दो ही इज एब्सेंट। एक्स पार्टी डिग्री का मतलब यह है कोर्ट अप्लाइड इट्स माइंड, कोर्ट फाउंड merits in the case of plaintiff, then it gave a decision against the defendant and passed a decree ex parte. Please raise hand अगर बात करना है तो डोंट गेट कंफ्यूज कि एक्स पार्टी डिग्री का मतलब भले ही फाइनली हैड डिसाइडेड में देर आर नो आर्ग्यूमेंट्स प्लेस्ड बाय द डिफेंडेंट, बट एट लीस्ट कोर्ट हैज अप्लाइड इट्स माइंड ऑन द पॉइंट दैट देर आर सम मेरिट्स इन द केस ऑफ प्लेंटिफ। ये मेरे साथ पर्सनली ऐसा हो चुका है। आई हैव गोन टू ए कोर्ट इन रुद्रपुर ओनली फॉर आर्ग्यूमेंट्स। इन दैट केस देर वर सर्विस, defendants had been served so many times but they were not appearing, so only as a plaintiff we were called for to argue the case. I was the arguing counsel. That case was dependent for the or a document, that is a agreement, and that was to be cancelled there, that this suit was for the declaration of cancellation of that suit. The counsel had provided only the photocopies of that document. Original was not placed on that record. Court dismissed our. I was not aware कि ये भी हमने एक गलती कर रखी है। मुझे लगा कि ये सब कर रखा होगा इन्होंने। मैं तो लास्ट से केवल आर्ग्यू करने जा रहा हूँ कि why it should be. कोर्ट ने केवल ये देखा कि even if defendants are not there, but there is no merit in the case of plaintiff because the document on the basis of which the whole case is dependent is not placed on the record in the as it should be. Either there should be a certified copy or it should have been an original document before the court. The court dismissed that suit on the point despite the fact there was no defendant. तो ऐसा नहीं है डिफेंडेंट अगर नहीं है तो तब हर हालत में डिफेंडेंट के खिलाफ जाएगा ही जाएगा। समझ गए बात आप लोग? अब तो नहीं भूलेंगे। तो ध्यान रखना, दिस इज 96 clause 2, appeal can lie against the decree passed ex parte as well. Very favorite question for prelims. And this is what? Point out the wrong statement in the question. Point out the wrong statement. No appeal may lie from an original decree passed ex parte. This is wrong because appeal may lie. This is question, and this was the question passed in UPPCSJ 2013. देखिए, इन वीडियोस के बारे में आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये इनकी जो अप्रोच है वो है एग्जाम में कैसे आएगा। आपको बुद्धिजीवी बनाने की प्रयास नहीं किया गया है। तो अगर आपको ये प्रयास समझ में आया हो और आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज हेल्प अस स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस चैनल सो दैट कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत से खासकर ऐसी गर्ल्स होंगी जिनको उतनी अच्छी क्वालिटी कोचिंग नहीं मिल पा रही है। तो हेल्प देम, हेल्प योरसेल्फ, हेल्प अस. Thank you very much and share these videos. Thank you.